हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस देखेंगे, जो कि वीडियो सीरीज़ हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट के सिविल इंजीनियरिंग के स्पेशली और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के स्टार्ट किए हुए हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल का हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और हमने 20 क्वेश्चन उसमें देख लिए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में डाटा फ्रॉम अ सीव एनालिसिस, एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में ही ये क्वेश्चन को पूछा गया था गेट एग्जाम में 2002 के 1 मार्क के लिए। तो ये क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में से। डाटा फ्रॉम सीव एनालिसिस कंडक्टेड ऑन अ गिवन सैंपल ऑफ सॉइल showed that 67% of the particles passed through the 75 micron IS sieve. The liquid limit and plastic limit of the finer fraction was found to be 45% and 33% respectively. The group symbol of the given soil as per IS 1498 1970 is. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 67% ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द 75 माइक्रोन आईएस सीव। मतलब में कि अगर हम सीव की अरेंजमेंट देखेंगे तो अगर ये 4.75 mm की सीव है, मतलब इसमें से अगर आप कोई सैंड को इसमें से आप सीव करते हैं तो जो सैंड इसके नीचे निकल जाती है और 0.075 mm मतलब कि 75 माइक्रोन इस पर रिटर्न हो जाती है, तो इस बीच में जितनी भी सॉइल है हम उसे सैंडी सॉइल कहते हैं। ठीक है, सैंड कहते हैं उसे। और जो इसके नीचे रिटर्न हो जाती है उसे फाइन सॉइल कहते हैं। फाइन सॉइल में सिल्ट और क्ले आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि 67% ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द 75 माइक्रोन सीव। जो भी पार्टिकल्स थे उसमें से 67% पार्टिकल्स इसमें से पास हो गए। मतलब मोर देन 50% पार्टिकल्स सैंड नहीं है, मतलब वो क्या है, फाइन है। अब फाइन है तो फाइन एक तो वो सिल्ट होगा जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो क्ले होगा। तो ये चेक करने के लिए उन्होंने और भी पैरामीटर हमारे पास दिए हैं। लिक्विड लिमिट 45% और 33% है प्लास्टिक लिमिट। तो हम आईपी ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। आईपी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू WL माइनस WP। WL दिया हुआ है 45% एंड WP इज 33%, सो यू विल गेट 12% ऐसा आईपी ऑफ सॉइल। अगर आप आईपी ऑफ ए लाइन निकालते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 0.73 WL माइनस 20। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सपोज 0.73 को आप 0.75 मानकर इसको 3/4 लिख लेते हैं, और यहाँ पर WL की वैल्यू है, देखिए लिक्विड लिमिट 45, सो 45 माइनस 20, तो इस हिसाब से ये रहा 25, 3/4 इंटू 25, ये अप्रॉक्सीमेटली 18% आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आईपी ऑफ ए लाइन इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ सॉइल। मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्राफ ऐसे बनाते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट का, जो ग्राफ इस तरह से होता है, इसको ए लाइन कहते हैं, तो जो हमारी जो सॉइल है उसकी लाइन का इक्वेशन कितना है, इसका वैल्यू कितनी आई, 12% आईपी ऑफ सॉइल, और ए लाइन के लिए है 18, मतलब ये इसके नीचे हुआ। जो ए लाइन के नीचे रहेंगी वो उसको सिल्ट कहेंगे, और ए लाइन के ऊपर जो सॉइल रहेंगी उसको क्ले कहा जाएगा। मतलब ये सॉइल कौन सी हुई, सिल्टी सॉइल हुई। ठीक है, और अब सिल्टी सॉइल है तो हमारे पास दो ऑप्शन है इसके लिए। ये दो ऑप्शन, क्ले नहीं है वो, ना ही सैंड है। तो अभी हमें ये चेक करना है कि आई का मतलब होता है कि मीडियम प्लास्टिक, ठीक है, और एच का मतलब होता है हाई प्लास्टिक। तो ये कौन से टाइप की सॉइल है, उसके लिए है लिक्विड लिमिट की रेंज अगर 50% से ज़्यादा है, लिक्विड लिमिट इज़ मोर देन 50%, देन इट इज़ कॉल्ड एज हाई प्लास्टिक क्लेज और हाई प्लास्टिक सॉइल। ओके, और अगर ये 35 to 50% है तो इसको बोलेंगे आप मीडियम। लेस देन 35% है तो लो। ठीक है, तो ये 35 से 40 के बीच में बता रहा है 45% लिक्विड लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये मीडियम टाइप की सॉइल है। तो इसका आंसर हुआ MI, सिल्ट M के लिए, I मीडियम प्लास्टिक के लिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द वाइड रेशियोज एट द डेंसेस्ट, लूजेस्ट एंड द नेचुरल स्टेट्स ऑफ अ सैंड डिपॉजिट आर 0.2, 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द डिपॉजिट इज, डायरेक्टली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए 2002 में पूछा गया है। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी इज डिनोटेड बाय ID इज इक्वल टू E मैक्स माइनस E, मतलब नेचुरल के लिए, डिवाइड बाय E मैक्स माइनस E मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, ताकि ये परसेंटेज में मिल जाए। E मैक्स कितना है, देखिए 0.6, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये तीन वैल्यूज़। ठीक है,
मैक्सिमम वाइड रेशियो मतलब लूजेस्ट स्टेट रहेंगी, मिनिमम वाइड रेशियो कब मिलेगा जब डेंसेस्ट स्टेट रहेंगी, ठीक है। तो और नेचुरल वाइड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.4 डिवाइड बाई 0.6 माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसकी वैल्यू मिल जाती है हमें 50%। तो इस तरह से आंसर हुआ सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिक्विड लिमिट टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ सॉइल सैंपल, द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज, देखिए नंबर ऑफ ब्लोज दिया हुआ है, वाटर कंटेंट, ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि लिक्विड लिमिट टेस्ट जो किया जाता है वो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर किया जाता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पर इस टेबल से ही निकाल लिया जा सकता, 61.9 एट 25 ब्लोज। सो लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल एट 25 ब्लोज इज 61.9, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द undrained cohesion of a remolded clay soil is 10 kilonewton per square meter. If the sensitivity of the clay is 20, the corresponding remolded compressive strength is, 2004 में 1 मार्क के लिए पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। Cu इज इक्वल टू Qu डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर Cu है undrained cohesion, कितना दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, करस्पॉन्डिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, रिमोल्डेड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पर 10 इज इक्वल टू Qu डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आप Qu की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ सी। आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर उन्होंने जो दिया था सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले इज़ 20, ये जो चीज़ दी हुई है, तो सेंसिटिविटी की जो रेंज है अगर वो 16 से ज़्यादा ही रही, सेंसिटिविटी वैल्यू अगर 16 से मोर देन 16 रही तो उसको आप अनस्टेबल या क्विक कहते हैं, ठीक है, अनस्टेबल और क्विक क्लेस, ठीक है। तो फिर नॉन सेंसिटिव किसको कहेंगे, जिसकी वैल्यू जब सेंसिटिविटी की वैल्यू इक्वल टू 1 है, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1, देन आप कहेंगे उसको नॉन सेंसिटिव। तो ये बातें याद रखिए, अलग अलग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए सेंसिटिविटी के ऊपर, सेंसिटिविटी एक्चुअली दिस, तो नॉन सेंसिटिव होने के लिए 1 चाहिए, नॉर्मल सेंसिटिव होने के लिए 2 से 4 चाहिए, 2 से अगर 4 ये रेंज रहेंगी सेंसिटिविटी की तो उसको कहेंगे नॉर्मल सेंसिटिव, नॉर्मल सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मोर देन 16 रहेंगे तो आप उसको क्विक क्लेस कहे जाएंगे, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इट इज़ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल इज 1.25, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज 2.65, GS वैल्यू इज गिवन, द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे दिया यहाँ पर कि सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट, मतलब गैमा सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय गैमा डी, आपको वैल्यू दी हुई 1.25, गैमा सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय गैमा डी इज इक्वल टू 1.25, यह है क्वेश्चन में दिया हुआ। GS वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दी हुई है 2.65 और वाइड रेशियो निकालने के लिए पूछा गया है। तो हमारे पास एक जो जनरल क्वेश्चन इक्वेशन है यूनिट वेट के लिए वो है G प्लस AC डिवाइड बाई 1 प्लस E इंटू गैमा W, ऐसा ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको गैमा सैचुरेटेड और गैमा डी दोनों के लिए आप इक्वेशन बना सकते हैं, गैमा सैचुरेटेड इज इक्वल टू G प्लस S की वैल्यू 1 रहेंगी, सैचुरेटेड रहा तो G प्लस C डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू गैमा W। वैसे ही गैमा डी के लिए लिखने के लिए कहा गया है इस इक्वेशन को, तो गैमा डी में मतलब ड्राई स्टेट में सैचुरेटेड वैल्यू 0 रहेंगी, तो यहाँ पर प्लस ऐसी वाली टर्म नहीं रहेंगी क्योंकि एस की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको लिखेंगे गैमा डब्ल्यू। तो जब आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे जो कि दिया हुआ है गैमा सैचुरेटेड होल डिवाइड बाई गैमा डी इज इक्वल टू G प्लस E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू गैमा डब्ल्यू होल डिवाइडेड बाई G डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू गैमा डब्ल्यू। तो यहाँ से ये गैमा डब्ल्यू कैंसिल, 1 प्लस ई को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा फिर यहाँ पर गैमा सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय गैमा डी इज इक्वल टू G प्लस C डिवाइडेड बाय G, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को पुट करके E की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। गैमा सैचुरेटेड बाय गैमा डी दिया हुआ है 1.25, G प्लस E में G की वैल्यू है 2.65 प्लस E होल डिवाइडेड बाय 2.65, तो यहाँ से E की वैल्यू निकल जाएंगी, ये पूरा कैलकुलेशन करने पर E इज इक्वल टू
0.063, ठीक है। तो यहाँ से 0.063 एक्चुअली जो वैल्यू है 0 पॉइंट यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है, 0.663। कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉपरली किए तो समझ में आ रहा है कि ये है 0.663, तो इसका ऑप्शन हुआ बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सैचुरेटेड सॉइल मास हैज़ अ टोटल डेंसिटी 22 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड अ वाटर है ये, एंड अ वाटर कंटेंट ऑफ 10%। द बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज। देखिए टोटल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी को आप लिख सकते हैं इक्वल टू total density is bulk density and that is to be shown by gamma t is equal to 22 kilonewton पर क्यूबिक मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको एक वैल्यू तो ऑलरेडी मिल गई बल्क डेंसिटी की, ठीक है। तो 22 ये वैल्यू रहेंगी। ये एक ऑप्शन में आप यहाँ से डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे कैलकुलेट कर चेक कर लेंगे। दूसरा पूछा है कि ड्राई डेंसिटी के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है ड्राई डेंसिटी, बहुत सिंपल फॉर्मूला, गैमा डी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला जो है बल्क यूनिट वेट की फॉर्म में, बल्क यूनिट वेट गैमा डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। कुछ इस तरह से हमारे पास बल्क डेंसिटी जो है वही टोटल डेंसिटी है, तो इसको आप गैमा टी से भी डिनोट कर सकते हैं, गैमा टी डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। सो गैमा टी वैल्यू इज 22 होल डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट इज 10%। तो 10% को आप डायरेक्टली यहीं पर लिख दो, 10% को कन्वर्जन किया फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से 10 डिवाइड बाय 100 डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किया हमने और इसको कैलकुलेट कर लिया। तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है गैमा डी की वैल्यू आ रही है 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, यहाँ पर भी 20 है, ठीक है। तो इस तरह से 26 का आंसर हुआ बी। द वाटर कंटेंट of a saturated soil and the specific gravity of a soil solids were found to be 30% and 2.7 respectively. Assuming the unit weight of water to be 10 kilonewton per cubic meter, the saturated unit weight in kilonewton per cubic meter and the void ratio of the soil are 2007 में 2 मार्क्स के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के डेफिनेटली मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। पूछा है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट गैमा सैचुरेटेड क्या है एंड वाइड रेशियो एंड ई वैल्यू क्या है। तो देखिए गैमा सैचुरेटेड के लिए हमारे पास फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है गैमा सैचुरेटेड के लिए, जो हम गैमा टोटल बल्क यूनिट वेट का जो फार्मूला है जी प्लस ए सी बाय 1 प्लस सी, उसी में थोड़ा सा हम डेवलपमेंट करके फार्मूले को लिखते हैं। जैसे सैचुरेटेड के लिए एस की वैल्यू 1 रहती है तो जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू गैमा डब्ल्यू, ये फार्मूला हम लिख सकते हैं गैमा सैचुरेटेड के लिए, ठीक है। और ई की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिर कोई भी एक फार्मूले से, जैसे यहाँ पर भी ई प्रेजेंट है, दूसरी सारी चीज़ें आपके पास है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर एक स्टैंडर्ड फार्मूला एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी है, यहाँ से भी आप। तो हम ये चेक करेंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास गैमा सैचुरेटेड इक्वल जी प्लस ई बाय 1 प्लस सी, ये बहुत ही हमारा फेवरेट फार्मूला होता है, क्योंकि बल्क डेंसिटी के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसमें आप चेंज करके गैमा सैचुरेटेड और गैमा डी कैलकुलेट कर पाते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। जो ये फार्मूला है गैमा इज इक्वल टू जी प्लस एस सी बाय 1 प्लस ई इंटू गैमा डब्ल्यू। बस इस फार्मूले में आप सैचुरेशन है या ड्राई है उस पर से आप ये फार्मूला बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाटर कंटेंट इज 30% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7। तो यूज़ करते हैं उसको, ये निकालने की अगर कोशिश करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू, सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है हमें। सैचुरेटेड यूनिट वेट सैचुरेटेड के लिए एस की वैल्यू 1 रहेंगी इंटू ई हम लिखते हैं यहाँ पर वाटर कंटेंट दिया हुआ है, इसलिए हम पहले इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। वाटर कंटेंट है 30%, मतलब 0.3 आप उसको लिख सकते हैं। जी की वैल्यू है 2.7। तो यहाँ से सैचुरेटेड की केस के लिए वाइड रेशियो क्या हुआ 0.3 इंटू 2.7 कितना आ रहा है वो 0.81, ठीक है। तो हमें 0.81 ई की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से जब ई की वैल्यू मिल गई है तो जी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, गैमा डब्ल्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ वाटर टू बी 10। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं गैमा सैचुरेटेड की वैल्यू।
गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस ई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? 2.7 प्लस ई इज अभी निकाला 0.81 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 10. जब इनका आप कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएंगी 19.4 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, तो 19.4 एक वैल्यू मिली हमें और ई के लिए वैल्यू मिली 0.81. तो उसका ऑप्शन हुआ ए. ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ अ कोहेसिव सॉइल सेटिस्फाई द रिलेशन. देखिए, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट तो कोहेसिव सॉइल के लिए ही चेक करते हैं, इसमें कोई शक नहीं. और दूसरी बात, अगर प्लास्टिसिटी चार्ट की नॉलेज होंगी तो हम ये डायरेक्टली बता देंगे कि लिक्विड लिमिट इज़ ऑलवेज मोर देन प्लास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इज़ मोर देन श्रिंकेज लिमिट. कैसे, मैं आपको बताता हूँ ग्राफ बनाकर. ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, वाटर कंटेंट वर्सेस वॉल्यूम. कुछ इस तरह से प्लास्टिसिटी चार्ट को बनाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में रहेंगी सॉइल, और फिर यहाँ से जब आप वाटर इसके अंदर ऐड कर रहे थे तब भी सॉलिड स्टेट में थे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि अब इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो गई. एक पॉइंट ऐसा आया यहाँ पर कि ये प्लास्टिक स्टेट में चली गई, और एक पॉइंट ऐसा आया कि ये लिक्विड स्टेट में चलेगी, मतलब वो बहना शुरू कर देंगी. इसके अंदर अब आप पानी डालेंगे इसके बाद, तो जैसे मतलब आप वाटर ऐड करते करते चल रहे हो, अपने स्टेट बदलते चलेगी. सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट. इस तरह से ये चेंज होते रहता है जैसे वाटर आप इसमें ऐड करते हैं. तो इस हिसाब से ये हुआ लिक्विड लिमिट, ये हुआ प्लास्टिक लिमिट और ये हुआ श्रिंकेज लिमिट. मतलब इस लिमिट के ऊपर जैसे आप अगर पानी कम करते जा रहे थे तो इस लिमिट के ऊपर जब आप आ गए तो यहाँ पर क्या होगा कि अब इसके बाद आप जब आप पानी कम करेंगे तो वो सॉइल का उतना ही वॉल्यूम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. मतलब श्रिंकेज लिमिट से अगर आप फिर से पानी उसमें से निकालते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं वाटर को, तो उसकी वॉल्यूम अभी डिक्रीज़ नहीं होंगी, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेंगी. देखना ये था हमें कि इस ग्राफ में सबसे ऊपर क्या है. सबसे ऊपर है लिक्विड लिमिट, उसके बाद है प्लास्टिक लिमिट और फिर है श्रिंकेज लिमिट. तो ऑप्शन हमारा बी सही हुआ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. प्लास्टिसिटी चार्ट किसने दिया था? एक कैसा ग्रैंडे ने. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ बस. एक कैसा ग्रैंडे, और उन्होंने यहाँ पर ए लाइन बताया था, इसे ए लाइन रहेंगी, और ए लाइन का इक्वेशन भी दिया था. इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 0.73 WL - 20. बहुत बार क्वेश्चन आ गया है ए लाइन के ऊपर, अलग अलग एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आ गया है, इसलिए आपको ये बताना मैंने ज़रूरी समझा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रिजल्ट्स फॉर sieve एनालिसिस कैरिड आउट फॉर 3 टाइप्स ऑफ सैंड P, Q and R are given in the adjoining figure. If the fineness modulus of the 3 sands are given as FMP, FMQ and FMR, it can be stated that, ये क्वेश्चन है इस तरह से, और उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है. मतलब में कि आपको डायरेक्टली फार्मूला पूछा हुआ है कि अगर एक तरह से आपके पास एक सॉइल है जिसका कर्व इस तरह से, एक फाइनेस मॉडुलस, और बाकी दो सॉइल का इस तरह से है, तो आपको डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करना है. फार्मूला कुछ इस तरह से है. फार्मूला लिखेंगे FM ऑफ Q सॉइल, फाइनेस मॉडुलस ऑफ Q सॉइल जो बीच वाली सॉइल है, इसके स्क्वायर रूट में FM ऑफ P सॉइल, ये सॉइल, और FM ऑफ R सॉइल, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है. ये भी याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन में है और स्क्वायर रूट में FM ऑफ R. इसको आप रेज़ टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से ये फार्मूले को यूज़ करना होगा अगर आपको फाइनेंस मॉडुलस ऑफ मिडल वाली सॉइल का निकालना है तो. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस वीडियो में के. इन इट्स नेचुरल कंडीशन अ सॉइल सैंपल हैज़ अ मास ऑफ 1.980 kg and volume of 0.001 cubic meter. After being completely dried in an oven, the mass of the sample is 1.800 kg. Specific gravity is 2.7. Unit weight of water is 10 kg per cubic meter. The degree of saturation of soil is, देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा गया. डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये पता चल रहा है कि मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है. मतलब में कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मतलब कहीं ना कहीं हमें डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. आफ्टर बीइंग कम्प्लीटली ड्राइड इन एन ओवन, मतलब में कि ड्राई डेंसिटी का भी फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ सकता है. ड्राई मास दिया हुआ है, ठीक है. द मास ऑफ द सैंपल इज, आफ्टर बीइंग कम्प्लीटली ड्राइड द मास ऑफ द सैंपल इज, ड्राई मास दिया हुआ है. तो आप क्या डी की वैल्यू, रो डी की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी जी वैल्यू इज ऑल्सो गिवन एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर इज गिवन. तो ठीक है, हम यूनिट वेट ऑफ वाटर ये निकालने के लिए
इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूला जो कि AC इक्वल टू WG, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, लेकिन हमारे पास अभी तो ना वाइड रेशियो है ना ही W वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो हम S की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। S को और भी एक फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं जो कि बल्क डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, गैमा ऑफ सैचुरेटेड इज इक्वल टू G प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गैमा W। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको E पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कौन से फॉर्मूले से इजी जाएगा। तो देखिए कि हमारे पास है रो वैल्यू, मास की और वॉल्यूम की वैल्यू है, तो हम रो वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज 1.980 और इसका वॉल्यूम है 0.001। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1980 kg पर मीटर क्यूब। इसी तरह से ये जो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई मास भी दिया हुआ है, रो डी की वैल्यू कैलकुलेट कर देखते हैं कितना आ रहा है। तो 1.800 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो उतना ही है, कितना है वॉल्यूम 0.001 इज इक्वल टू 1800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने रो डी निकाल दी। रो डी अगर हमारे पास है तो हमारे एक ही फार्मूला हमें याद रहता है, गैमा डी इज इक्वल टू गैमा ऑफ टोटल मीन्स बल्क, टोटल गैमा, या फिर बल्क भी कह सकते हैं इसे, बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाई 1 प्लस W। ये फार्मूले की हेल्प से हम रो डी को भी लिख सकते हैं। रो डी इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 1 प्लस W। सो रो डी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 1800 इज इक्वल टू रो वैल्यू हमारे पास है, रो वैल्यू भी है 1980 जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हमने, डिवाइडेड बाय 1 प्लस W। तो ठीक है, यहाँ से W निकल जाएगा, 1 प्लस W को उधर सेंड कीजिए 1800 के यहाँ पर और 1 को उधर भेज के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो W की वैल्यू मिल जाती है 0.1। इसको कैलसी पे कैलकुलेट कर लेना, 0.1 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे ये वैल्यू मिल जाती है तो हम इसको E कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब E कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि रो इज इक्वल टू रो डी, एक्चुअली ड्राई डेंसिटी के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये वाला फार्मूला आपको पता ही होगा, गैमा डी इज इक्वल टू जी प्लस ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो गया, S0 था, इसलिए 1 प्लस ई जी प्लस ऐसी बाई 1 प्लस ई इंटू गैमा डब्ल्यू, इस तरह से फार्मूला रहता। तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ से प्लस ऐसी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ड्राई डेंसिटी है। तो जी की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं हम, जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू रो डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ई की वैल्यू अभी। सो रो डी इज़ गिवन, कैलकुलेटेड है 1800 विच इज़ इक्वल टू जी वैल्यू इज़ 2.7 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, और रो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, तो स्टैंडर्ड वाटर की वैल्यू सभी को पता है 1000 होती है। ठीक है, तो यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ई की वैल्यू मिल जाएंगी 0.5। देखिए ई मिल गया हमें, डब्ल्यू भी मिल गया हमें। ठीक है, ई मिल गया, डब्ल्यू मिल गया, जी है, एस निकाल सकते हैं अभी, एस इंटू ई 0.5 इज इक्वल टू डब्ल्यू इज 0.1 इंटू जी इज क्वेश्चन में दिया हुआ 2.7। सो एस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.54। तो इसका आंसर हुआ सी। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस फिर से देखे यहाँ पर इस चैप्टर के, और ऐसे ही क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।